हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं 9th अगस्त का शिफ्ट 3, मतलब कि वह ये सेट नंबर 23 होगा। इसके पहले हम लोग 22 सेट लगा चुके हैं। कुल 40 सेट है जिसमें 22 लगा चुके हैं और आज 23rd हो जाएगा। इसके बाद 17 सेट आपके और बचेंगे, एक एक करके इधर घटता जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये सेट केवल हम 2022 का ही नहीं, 2022, 23 और 22 दोनों लगा चुके हैं। ठीक है, 23 लगा रहे हैं, 22 का लगा चुके हैं। अच्छा, केवल सीएचएसएल नहीं, सीएचएसएल के अलावा आपके पास सीजीएल के भी सारे सेट हैं, स्टेनो के भी लगा चुका हूँ 22-23 का। ठीक है, एमटीएस है और मतलब सीपीओएसआई है, ठीक है, आईबी है, इन सब के पेपर लग गए हैं। बहुत सारे सेट हैं, आप करना चाहें प्रीवियस पेपर लगाना चाहें बहुत सारे मिल जाएंगे। और सबके साथ प्रीवियस पेपर का जो पीडीएफ है, जो डिस्कशन है, उसके साथ में उसका पीडीएफ भी है, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर सपोज करो कहीं लिंक में भूल गया होगा, अगर किसी में शायद किसी में भूला होगा, अगर ऐसा हुआ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। ठीक है, आप ढूंढ लीजिएगा। क्लियर? जिस दिन वो डिस्कशन कराया होगा, डिस्कशन आप देखिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें डिस्कशन मिल जाएगा। डिस्कशन की डेट देखिएगा और पीछे आप उसी डेट पे जा कर के उसमें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप हमसे कहिएगा। जैसे आप बाद में सपोज करिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले वाला नहीं मिलता है बाय द वे, तो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा ना, मैं भेज दूँगा आपको, चाहे जितना कहो उतना भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए, पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बारिश बहुत जोर हो रही है, आपको आवाज़ आ रही है नहीं बादलों के गरजने की? ठीक है, कोई बात नहीं, उधर बारिश हो रही है, हम इधर डिस्कशन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ आप। तो इसमें देखो, जो एम्बेसडर लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। आर्किटेक्चर सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑफुल डरावना सा होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एम्बेसडर समझ रहे हैं ना, एम्बेसडर कार नहीं है, राजदूत जो विदेशों में रहते हैं। आर्किटेक्चर जो घर वगैरह का नक्शा बनाते हैं। अब ये आ गया एक्कोमोडेट, ये है आपकी स्पेलिंग में गड़बड़। अरे नहीं, ये भी स्पेलिंग सही है। एक्चुअली जानते हो, वो हमारे सिस्टम ने, लैपटॉप ने लगता है ऑटो करेक्ट कर दिया। बंद कर रखा हूँ ऑटो करेक्ट, तब भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। देखो बच्चा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। टाइपिंग क्या, वो मेरी मिस्टेक है, हो गई। जो स्पेलिंग एग्ज़ाम में आई थी उसमें डबल एम था नहीं, और मैंने भी टाइप किया था तो डबल एम नहीं किया था। ये पता नहीं कैसे कर दिया डबल एम, अकोमोडेट डबल एम हो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर सिंगल एम होना चाहिए था। ठीक, चलिए, तो अब ये समझ लीजिएगा, ACCOMODATE था, जिसकी सही होती तो डबल एम होना चाहिए था, वो गलती से ऑटो करेक्ट की वजह से सही हो गया है। चलिए, तो अगर इसमें आपको कोई आंसर ना मिला हो तो मान लीजिएगा, या मतलब उसमें आप परेशान हुए होंगे ना कि ये सारी तो स्पेलिंग सही है, इनकरेक्ट किसकी करें, तो फालतू में अब गलत वाला कर दिए होंगे, जो सही है उसकी भी गलत हो गई। ये इत्तेफाक से कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज पहले वाले में ये हो गया, क्या करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एरर बताइए। क्या दिया है? द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्यूज्ड इन नॉट डूइंग एनफ टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन अक्यूज्ड इन नॉट डूइंग, अक्यूज के बाद इन नहीं लगता बेटा। देखो, अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, तो अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ लगता है। जिस चीज़ का आरोप लगाते हैं ऑफ लगाया जाएगा। तो अक्यूज के बाद ये जो इन है, इन नहीं होगा, ऑफ होगा। फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है तो ये लगेगा। ठीक, अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन ये किसके बाद क्या लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ा रखा है। ठीक है, प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो आप ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिलहाल जिस तरह के पूछे जाते हैं वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, आपको बताना है साइनोनिम। साइनोनिम किसका बताना, ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो पल भर के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ठीक है, ये हो गई क्षणिक में, ये ऐसे लिखा जाएगा,
क्षण भर के लिए, मतलब टेम्पोरेरी कह सकते हो, मोमेंटरी कह सकते हो, थोड़ी देर के लिए जो चीज़ होती है वो हो गया, ठीक है। अब इसका बताना क्या है, हमको साइनोनिम बताना है। अच्छा आ जाओ वर्ड देखते हैं। द ट्रांसिएंट रेन हैव कॉज्ड हार्म टू द क्रॉप्स इन द नॉर्थ। तो ट्रांसिएंट रेन का मतलब हुआ क्षणिक, थोड़ी देर के लिए जो बारिश हुई थी उसने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक। तो ट्रांसिएंट क्षणिक, मीनिंग वही है जो मैंने पहले बताया था। अच्छा एक बार देखने पे जो मीनिंग लगती है हम उतने पे श्योर नहीं हो सकते ना, हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पता लगा हम जो सोच रहे हैं वो ना हुई, यहाँ सेंटेंस में किसी और सेंस में यूज कर दिया कि जैसा कि कई बार हुआ है, तो धोखा हो जाएगी ना। इसलिए एक बार देख लो, देखने के बाद सेंटेंस जरूर पढ़ा करो। यहाँ परपेचुअल है, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लगातार। तो लगातार बारिश, जबकि यहाँ लिखा क्या है, क्षणिक बारिश, थोड़ी देर के लिए, और बताना क्या है, साइनोनिम। तो ये नहीं हो पाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। लॉन्ग, लॉन्ग देर तक हो गया, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या हुआ, फ्लीटिंग मतलब बस आया बरसा गया, मतलब 5 मिनट के लिए होता, तो फ्लीटिंग का मतलब होता बहुत कम समय के लिए, तो बहुत कम समय के लिए होगा, तो ये हो जाएगा फ्लीटिंग रेन, साइनोनिम ये हो जाएगा। स्टेबल का मतलब रुका है 2-3 दिन तक, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। साइनोनिम में क्या होगा, केवल फ्लीटिंग, केवल फ्लीटिंग, और कोई नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देख के लग रहा है ये ABCD दिया हुआ है, और यहाँ ऑप्शन से भी लग रहा है कि क्या कहानी है। चलो स्टार्टिंग दे दिया इन्होंने इट इज, इट इज के बाद इट इज हु तो लगेगा नहीं भाई, ठीक है, तो हु नहीं हो पाएगा यहाँ पे। पहले हु ही देख लेते हैं, किसके बाद लगेगा, हु लगेगा पीपल के बाद, यही है। स्किल के बाद लगेगा नहीं, टैलेंटेड के बाद लगेगा नहीं, इंप्रूव के बाद लगेगा नहीं, हु किसी के बाद लगेगा, मतलब डी के बाद ए लगाना, ये बात श्योर हो गई, ठीक है। डी के बाद ए, देखें कहाँ है, डी के बाद ए, यहाँ पे डी के बाद ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी के बाद ए दिया है, नहीं होगा, यहाँ डी के बाद सी दिया नहीं होगा, यहाँ डी के बाद सी दिया नहीं होगा। एक आंसर पक्का, एक बात से, बस एक बात से सारा आंसर हो गया। अब आप क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको, एग्जाम में इतना हो गया काम, एग्जाम में इसके आगे मत अटक के मरना, बस खत्म काम, केवल इतना करो। DACB, अब हमें फिक्स मिल गया था ना, पीपल के बाद हु लग सकता है और कहीं लग नहीं सकता। पढ़ के देखना चाहो देख लो, अब देखना मेरे साथ। इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हु आर कंटिन्यूली ट्राइंग टू इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या, इम्प्रूव देयर, देखो इम्प्रूव क्या क्या, इम्प्रूव देयर डायलॉग स्किल्स। आगे लिखा है नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड लोग ऐसा करते हैं, लीस्ट टैलेंटेड लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मीनिंग भी आ गई, सेंटेंस का अरेंजमेंट भी एकदम फिट हो गया, तुम्हारा पहला वाला आंसर क्रॉस चेक करने के बाद भी सही निकला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या करना है कि ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस, रिप्लेस किसको, अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन क्या है ये दिया हुआ है। इट हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मॉर्निंग क्या हो गया, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कल वाले डिस्कशन में भी ये बात आई थी, उसमें था फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसे कुछ था, हजारों सालों से। मैंने कहा था परफेक्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। तो मॉर्निंग क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ऑप्शन में फॉर भी होगा, देखो फॉर भी दिया है, सिंस भी दिया है, तो फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ फॉर भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लिखा होता 2 days तो फॉर लग जाता, मॉर्निंग लिखा है तो सिंस लगेगा, और ये इट हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो ही गया। क्लियर है ना, आप कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटोनियम बताना है। किसका, ये वर्ड दिया है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सज्जन, बहुत ही एटिकेटिक, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही वेल मैनर्ड, ये होता है डिसेंट, ठीक है। एंटोनियम बताना है, मतलब खराब सेंस का वर्ड हमको चाहिए। तो लिखा कि माई फादर टॉट मी टू बी ट्रू एंड एथिकल इन बिजनेस, ठीक है, सारे अच्छे वर्ड हैं, ट्रू भी अच्छा है और एथिकल भी अच्छा है। डिसऑनेस्टी, अच्छा अपोजिट गया एक निगेटिव, लीड्स टू डाउनफॉल, डाउनफॉल होगा नहीं फिर डिसऑनेस्टी हो जाएगा, क्योंकि हमको इतने में से ही उसका एंटोनियम ढूंढना है, इतने में से हम डिसऑनेस्टी के अलावा और कोई निगेटिव वर्ड नहीं पा रहे। एथिकल अच्छा वर्ड है, डाउनफॉल निगेटिव है, लेकिन डिसेंट के लिए डाउनफॉल तो नहीं लग पाएगा। अच्छा ट्रू अच्छा वर्ड है, तो क्या करोगे, डिसऑनेस्टी, कैरेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए ना, तो डिसऑनेस्टी डिसेंट नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेट द बुक बी रेड, तो लेट द बुक बी रेड बाय मी, तो लेट को लेट ही रखो, यहाँ पे लेट का लेट हो जाएगा। द बुक कहाँ हो जाएगा, रीड के बाद, और बाय मी जो लिखा वो मी पहले आ जाएगा। मी यहाँ ले जाओ, लेट मी हो जाएगा।
लेट मी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी तो हट जाएगा ना अब एक्टिव वॉइस में, तो लेट मी रीड हो गया, और रीड के बाद ये जो बुक है इसको इधर कर दो, लेट मी रीड द बुक, तो पहला ही हो गया, लेट मी रीड द बुक, यही वाला होगा। अब लेट मी के बाद, लेट मी वाले में हैड वर्ड नहीं लगता, लेट वगैरह में कोई मॉडल वर्ब नहीं लगती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। जब लेट लिखा है तो प्लीज़ लगाने की क्या ज़रूरत है, लेट तो खुद ही प्लीज़ कर रहा है, तो सब सही है, ये पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है किसकी, एक इडियम दिया हुआ, इडियम है हैव अ बॉस, बॉस नहीं है बास है, तो हैव अ बास इसका क्या मतलब होगा, तो हैव अ बास का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, मतलब क्या हुआ, टू ट्राई, टू ट्राई, एफर्ट करना, कोशिश करना होगा। तो बिट्रे मतलब धोखा देना, क्लोज फ्रेंड को धोखा देना नहीं होगा, टू मेक एन अटेम्प्ट, हाँ ट्राई करना मतलब कोशिश करना, मेक एन अटेम्प्ट होगा, हो गया काम। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो ये ABCD मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट है। सेड दैट, भैया सेड के बाद दैट लगा, शुरुआत तो नहीं हो सकता। हियर दिस न्यूज़, हियर दिस न्यूज़ भी शुरुआत नहीं करेगा। वेरी सॉरी टू, ये भी नहीं होगा। अच्छा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू हियर दिस न्यूज़, तो सी के बाद क्या लगा दें हम, सी के बाद बी लगा दें, एक तो हमको मिल गया सी बी। अच्छा आगे लिखा है कैथरीन एंड डेविड, अच्छा कैथरीन एंड डेविड के बाद सेड लगा दो, सब्जेक्ट ये सेड वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट डी में दिया हुआ है, तो डी के बाद क्या लगा, ए लगा। अब एक सी के बाद बी होगा, डी के बाद ए होगा, तो यहाँ पे लिखा है ना दे आर, तो ए के लास्ट में आर है, तो आर के बाद सी लगा दोगे ना, आर के बाद सी लगेगा, वेरी सॉरी, तो ये वाला दोनों उठा के यहाँ कॉपी कर दो, डी ए सी बी कर दो, डी ए सी बी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, क्रॉस चेक करवाऊँ, देखो क्रॉस चेक करवाऊँ, कैथरीन एंड डेविड सेड दैट दे आर वेरी सॉरी टू हियर दिस न्यूज़, समझ गए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या है, ये एरर दी हुई है। चलो अच्छा, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल, जो फूड कंटेनर है वो प्रभावित लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छा ये बिग क्या है, कंटेनर के लिए एडजेक्टिव यूज किए हो। अच्छा एनफ क्या है, एडवर्ब है। अब एक बात जानते हो कि जो एडवर्ब होता है एनफ वाला, वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगता है, नाउन के पहले लगता है, ध्यान देना। जैसे हम कहें एनफ फूड, ठीक है, या एनफ नॉलेज, ऐसे लिख दिए एनफ नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, नाउन है, ठीक है ना, नॉलेज क्या है, नाउन है, इसके पहले एनफ लगेगा। लेकिन अगर कहीं लिखा है रिच, ठीक है, रिच, रिच एडजेक्टिव है, ठीक, अब इसके पहले लगा दूं मैं एनफ, तो एनफ रिच नहीं, रिच एडजेक्टिव है, इसलिए रिच के पहले एनफ नहीं लगेगा, रिच के बाद लगेगा। हम कहेंगे ही इज रिच एनफ, ही ऐसा नहीं कहेंगे ही इज एनफ रिच, हम कहेंगे ही इज रिच एनफ, ठीक। अगर हम कहें ही हैज़ नॉलेज एनफ तब गलत हो गया, ही हैज़ एनफ नॉलेज, तो नाउन के पहले लगेगा इनफ और एडजेक्टिव के बाद में लगेगा, और यहाँ बिग एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में लगना चाहिए। बस यही जो बिग इनफ बिग है वो होगा बिग इनफ, ठीक है, तो दूसरा वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। इसमें क्या करना है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम सिचुएशन दी है उसके लिए लगाना है। मीरा इज नॉट क्वालिफाइड मच, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बट हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने की कला। बोलने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में इलोक्वेंस, ठीक है, एलोक्वेंस कहते हैं। और इसके लिए जो एडियम लगाना होगा तो वो क्या होगा, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला, ठीक है, भाषण देने की कला, ठीक है, तो आंसर ये हो गया। अब लिखा है होप अगेंस्ट होप, ये एडियम में भी है तो इनसे भी निपट लेते हैं। तो होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल होप ना हो, एकदम जैसे इम्पॉसिबल कंडीशन में आप स्ट्रांग होप रखे हो, मतलब हैविंग स्ट्रांग होप इन इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक, समझ गए। अब यही है एन एसिड, एसिड टंग, एन एसिड टंग मतलब किसी की जबान से अगर क्या कहते हैं, एसिड क्या कहते हैं, तेजाब, किसी की जबान से तेजाब टपकता है, मतलब क्या हो, जिसको चाट लिया वो मर जाएगा। तो एसिड टंग का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत
कड़वी जबान है, कोई आदमी बहुत कड़वा बोलता है, बहुत कर्कश बोलता है, सरकास्म कह सकते हो, ताना, हमेशा व्यंग जो बोलता रहता है उसको कहते हैं, ये है सरकास्म, ठीक है, ताना बोलने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट है अ लिक ऑफ पेंट। अ लिक ऑफ पेंट का मतलब क्या होता है, जैसे रिनोवेट कर देना, कैसे, जैसे मान लो घर थोड़ा पुराना हो गया, टूट फूट रहा हो, तो उसको रिनोवेट, पुट्टी कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो रिनोवेट कर देना होता है लिक ऑफ पेंट, ठीक है। आंसर आपका कौन सा होगा, गिफ्ट ऑफ गैप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में करना है दैट कैन सब्सटीट्यूट। किसको सब्सटीट्यूट करना है, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे एरर मिलेगी नहीं जल्दी। लिखा है द नंबर ऑफ सीट्स इन द मूवी थिएटर वर रिड्यूस्ड। जो थिएटर था उसमें जो सीट्स थी, सीटों की संख्या घटा दी गई, रिड्यूस मतलब कम कर दी गई, टू कंप्लाई विद द न्यू ऑफिशियल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, ठीक है, जो सोशल, सॉरी ये गलत बोल दिया था, ऑफिशियल बोल दिया था, सोशल है, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए वो बीच बीच में से सीटें हटा दी गई थी। अब समझ में आ गया। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया, ये वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग किसके लिए लगा हुआ है, देखो द नंबर ऑफ सीट्स के लिए लगा हुआ है, तो जो वर्ग है वो द नंबर ऑफ के लिए लगेगा। जब द नंबर ऑफ लगा होता है तो जो वर्ब होती है ना वो सिंगुलर लगती है, अगर अ नंबर ऑफ लिखा होता तो प्लूरल लगता। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे अ नंबर ऑफ लिखा हो, ठीक है, अ नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल लगेगी। और अगर लिखा है द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, तब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन तब वर्ब जो होगी ना वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब सीटों की संख्या, ये नहीं कह रहे मेनी, बहुत सारी सीटें नहीं, सीटों की संख्या कम कर दी गई, तो द नंबर ऑफ के लिए वर्ब सिंगुलर लगेगी, वाज होना चाहिए था, और ये है इन मूवी, इन द मूवी थिएटर, हाँ ठीक है, इन द मूवी थिएटर वाज रिड्यूस्ड, वाज आना चाहिए था ना, बाकी वर्ब प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल होगा, तो केवल पहला वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, आपको एरर ढूंढनी है। फिर से लिखा है द लैक ऑफ म्यूचुअल बॉन्डिंग, तो म्यूचुअल बॉन्डिंग की कमी वाज कॉन्स्पिकस, साफ साफ दिख रही थी, फ्रॉम देयर सॉरी बॉडी लैंग्वेज इन द मैरिज पार्टी, उनकी सॉरी बॉडी लैंग्वेज, सॉरी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, SHODDY होता है, ठीक है। एक्चुअली वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, ठीक। इसके पहले वाले में भी एक क्वेश्चन था ना ऐसा। तो सॉरी बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो सॉरी बॉडी लैंग्वेज का मतलब हुआ किसी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज तो गेस्चर, पोस्चर अच्छा नहीं है, बेढंगा, खराब बॉडी पोस्चर, या ये कह सकते हो कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है कोई, आप जिससे बात करें वो उधर मुंह किए हुए तो उसको कहते हैं सॉरी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो वो म्यूचुअल बॉन्डिंग की कमी साफ साफ दिखाई दे रही थी, म्यूचुअल बॉन्डिंग का मतलब आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही थी। आदमी की बॉडी लैंग्वेज से आदमी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा, साफ समझ जाओगे कि बॉडी मतलब इन लोगों में जो बॉन्डिंग है, म्यूचुअल बॉन्डिंग है, वो खराब है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया, सॉरी गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको एंटोनिम बताना है, किसका अंडरलाइन वर्ड है। तो मेनी कन्फेस्ड आफ्टर द फिजिकल टार्चर बाय द कॉप्स, कॉप्स का मतलब सिपाहियों ने जब फिजिकली टार्चर किया, मतलब बर्फ़ की उस पर बर्फ़ पे लिटा के और खूब बढ़िया से जब सेवा करते हैं ना, तेल में वो उसमें बेंत में तेल लगा के तब समझ लो, उसी को कहते हैं कि उसके बाद बहुत से लोग कन्फेस कर लेते हैं, नहीं किए रहते हैं तब भी गुनाह कबूल कर लेते हैं। तो कन्फेस करना मतलब क्या हुआ, गुनाह कबूल करना, एक्सेप्ट करना, बताना है इसका एंटोनिम। तो रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब होता है राज खोल देना, तो फिर कन्फेस करेंगे ना, राज खोलेंगे कैसे चोरी की थी। रिकॉग्नाइज का मतलब भी होता है पहचान लेना, मान लेना। एक्नॉलेज का मतलब भी मान लेना, तो ये सब तीनों तो मान लेने के लिए है। और डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना, रिफ्यूज करना, ना कहना। तो ये कन्फेस के अपोजिट में क्या आ जाएगा, डिनाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या करना है, वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और ये लिखा हुआ इन द रनिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक। लिखा और फार्मर मिनिस्टर, हमारे जो भूतपूर्व मंत्री थे मिस्टर शिखर,
इज इन द रनिंग फ्रॉम श्रीनेत नगर फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मीनिंग बताओ इसकी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इज इन द रनिंग, श्रीनेत नगर से वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो रनिंग के लिए क्या लगाओगे आप, कंटेस्टिंग, क्या होगा, कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ठीक, ये होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एंटोनियम बताना है। किसका, एफ्लिक्शन का बताना है। अब बताओ एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पेन, कंटिन्यूअस मतलब कोई ऐसी चीज जहां से आपको लगातार तकलीफ दर्द मिल रहा हो, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पेन, दर्द का निरंतर स्रोत। इसका एंटोनिम बताओ जहां राहत मिलेगी। प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है भावी संकट, क्या हो गया, भावी संकट मतलब जो आपके ऊपर मुसीबत पड़ने वाली है तो ये भी निगेटिव। मॉर्टगेज, देखो अभी कल वाले में था, कल भी मैंने बताया था ना, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, क्या हो गया, गिरवी, अभी कल बताए थे। जॉपर्डी का मतलब होता है खतरा, कोई भी कायदे का वर्ड नहीं मिल रहा अभी तक। कंसोलेशन मतलब सांत्वना, राहत, हाँ मिल गया, सांत्वना, ये हो गया। तो ये देखो, ये एफ्लिक्शन मतलब निरंतर कष्ट का स्रोत होगा, और कंसोलेशन मतलब क्या हुआ, राहत, सांत्वना, सुकून। तो ये आपका एंटोनिम होगा, बाकी कोई एंटोनिम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 में बच्चा क्या करना है हमको, देखो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे तो चलते हमारी वर्ब का है, हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड, ये रहा। तो हैड तो एक्टिव में हैड, तो पैसिव में हैड, पैसिव में हैड तो एक्टिव में हैड ही रहता है। अच्छा, पैसिव में बीन होगी तो एक्टिव से बीन हट जाएगी, क्योंकि जब हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देखो एक्टिव में क्या होता है कि हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म रखते हैं, इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब पैसिव में पहले से ही है और इसको एक्टिव में करना है तो ये बीन हटा दो यहाँ से। तो बीन, पहली बात तो बीन हटेगा, दूसरी बात बाय माय फ्रेंड, जो माय फ्रेंड है वो इधर आ जाएगा और जो क्रिकेट है वो कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड शुरू में होगा, माय फ्रेंड शुरू में होगा, उसके बाद हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी बुक्ड है, ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हुआ। और क्रिकेट एक्टिव में भी सब्जेक्ट, पैसिव में भी सब्जेक्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ हैड ऑलरेडी बुक्ड, हैड के साथ बुक्ड लगा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ हैज कर दिया, हैज नहीं हो पाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्लियर रहा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, और क्या है, बाय अ सीजर। भाई देखो सीजर नहीं होता, कभी भी सीजर आप नहीं कह सकते हो, बोलते हो तो छोड़ दीजिए। सीजर होता ऐसे लिखा था, सीजर्स, कभी आप सीजर नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे सीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी इसका कंसेप्ट बता दूंगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब आ लगा हुआ है, अब आ लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीजर्स के पहले क्या लगा दो, अ पेयर ऑफ, क्लियर हो गया। अब आप लगा सकते हो आ, नहीं तो सीजर्स के पहले आ लगता नहीं है, तो सीजर्स लगाना है और आ भी लगाना है तो बीच में पेयर ऑफ लगा दो, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब ठीक हो जाएगा। लिखा सी हैज़ गॉन टू द स्टेशनरी स्टोर, वो स्टेशनरी स्टोर गई है क्या, एक कैंची खरीदने के लिए, तो वहाँ होगा अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या होगा, बाइंग अ पेयर ऑफ, सॉरी बाइंग लिख दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो गलत होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, टू बाय अ पेयर ऑफ, ये भी नहीं होगा, यहाँ सीजर नहीं लिखा हुआ है, गलत हो गया, टू बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये तीसरा वाला, ठीक है। थर्ड वाला होगा, बड़ा मतलब माइन्यूट चांस था, एक बार तो हमने बाइंग मार दिया था, गलत हो जाता, बाइंग नहीं होगा क्योंकि ये टू लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। अच्छा हाँ, आपको बताए थे कि कुछ चीज़ें बतानी है। सीजर्स, जैसे मान लीजिए ये एक सपोज करो कैंची है, ठीक है, सपोज करो का, हाँ सपोज ही करो, और तो बहुत बढ़िया नहीं बना पाएंगे। ये मान लो कि ये क्या हो गई, आपकी कैंची हो गई, ठीक है। तो इसमें दो पल्ले हैं ना, एक चीज़ क्या हो गई, ये हो गई, और एक चीज़ क्या हो गई, ये हो गई, तो सेम हो गया ना, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, दो को मिला के बना हुआ है कैंची। अब ऐसा हो गया, या जैसे चिमटा होता है घर में, देखो ऐसे होता है ना चिमटा, ऐसे, तो ये चिमटा है, ठीक, तो ये हो गया।
अच्छा, या मान लो जैसे कोई चीज़ पैंट वगैरह होती है, सपोज करो ऐसे, ये पैंट है, ठीक है, ये ठीक, ये पैंट हो गई आपकी। तो ये सब चीज़ें होती है ना जिसमें दो दो पैर है ना, इनके लिए हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, निकर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, टोंग्स, ठीक, ये सब में एस लगा रहता है। चश्मा है, जैसे देखो दो लेंस है ना, तो दो हैं, बाइनोक्यूलर है, चश्मा है, गॉगल, इसमें स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स है, इसमें एस लगा ही रहता है, हटा नहीं सकते हो। आ लगाना होगा तो अपेयर ऑफ करके लगाना होगा, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी थी। आगे चलो 19 पे आ जाओ। इसमें आपको साइनोनिम बताना है किसका, प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही फर्टाइल होता है। कहते हैं ना, दिस वाज एन एक्सीलेंट नॉवेल, एक्सीलेंट स्टोरी फ्रॉम द प्रोलिफिक पेन ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो ये हो जाता है बहुत ही प्रोडक्टिव, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की पेन तो बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही प्रोडक्टिव थी, तो प्रोलिफिक कहोगे। साइनोनिम बताना है, उपजाऊ, तो प्रोडक्टिव ये हो गया आपका, लेजी हो ही नहीं सकता, अनप्रोडक्टिव अपोजिट हो जाएगा, अनसक्सेसफुल अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या करें, साइनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन ये किया हुआ है, कंसीट है। कंसीट का मतलब क्या होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है। साइनोनिम ही बताना है ना, हाँ, क्योंकि ये हो गया एरोगेंस हो गया, कंसीट हो गया, एरोगेंस हो गया, सुपरसिलियस हो गया, ठीक है। वेन होता है, अहंकार को कहते हैं वेन, प्राउड, प्राइड, ये सब वर्ड आते हैं। देखें कोई इसमें मिल जाता है कि नहीं मिलता है। His conceit prevented him from accepting any criticism even if it was mean to be constructive। किसी की क्रिटिसिज्म, जबकि वो जो क्रिटिसिज्म की जा रही थी उसका मीन टू, उसका उद्देश्य क्या था, कंस्ट्रक्टिव, की मतलब आपके अंदर कुछ सुधार लाया जाए, ठीक है। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म था, लेकिन वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया उसको। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, कंसीटेड है। कंसीटेड मतलब अहंकारी है, सेल्फ कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह, जब हम पहले से ही कोई धारणा मान के चलते हैं, प्री कंसेप्शन लेके चलते हैं, गलत बात है प्रेजुडाइज। और मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, ये तो अपोजिट सेंस में आ जाएगा, एंटोनिम होता तो। कावर्डिस कायरता हो जाएगी, कोई लेना देना नहीं है। ईगोटिज्म, ईगोटिज्म का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। सेल्फ को केंद्र में रख करके आदमी चलता है, अहम ब्रह्मास्मि वाला, ठीक है, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो मतलब आई शुड बी सर्व्ड फर्स्ट, सबसे पहले मैं। तो ईगोटिज्म की वजह से मैं गलत हो ही नहीं सकता, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो ईगोटिज्म है। यही रहा आपका साइनोनिम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फिर वही पुरानी कहानी देख ही रहे हो आप, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, चलिए पढ़ के देखते हैं हम लोग ना, पढ़िए। लिखा, एंशिएंट कॉइन्स आर अ फैसिनेटिंग डैश इनटू द पास्ट। जिसे प्राचीन काल के सिक्के मिल जाते हैं, सपोज करो मौर्य काल के सिक्के मिल गए या गुप्त काल के सिक्के मिल गए, तो हम जिसे मान लो उनका समुद्रगुप्त का सिक्का मिला, स्कंदगुप्त का, समुद्रगुप्त के सिक्के पे जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनको देख करके हमें अंदाज़ा लगता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सब कैसी थी। तो ये कह सकते हो कि सिक्कों की वजह से हम पास्ट की एक झलक पा जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एंशिएंट कॉइन्स आर फैसिनेटिंग डैश इनटू द पास्ट, प्रोवाइडिंग, ये सिक्के क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग इंसाइट, इंसाइट एक समझ पैदा करते हैं, इनटू द कल्चर, मतलब हम उस समय की कल्चर को जान पाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को, उस समय की पॉलिटिक्स को हम समझ पाते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस की। कॉइन्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन द 7th सेंचुरी BC, 700 ईस्वी ईसा पूर्व में सिक्कों का आविष्कार हुआ था, इन्वेंट किया गया था। और यूज ऑफ कॉइन्स स्प्रेड रैपिडली थ्रू आउट द एंशिएंट वर्ल्ड, धीरे धीरे पूरी दुनिया में सिक्कों का प्रचार हो गया, यूज किया जाने लगा। एंड मेनी सिविलाइजेशंस मिंटेड देयर ओन यूनिक कॉइन्स, और बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने अपने खुद के कॉइन्स को मिंट किए, मतलब ढाले थे, अपने सिक्के ढाले थे खुद के, विद डैश डिज़ाइंस एंड सिम्बल्स। अब इनके जो डिज़ाइंस और सिम्बल्स होंगे तो जाहिर सी बात है सुंदर होंगे या यूनिक टाइप के होंगे, ऐसे। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट कॉइन्स इज द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सिक्कों से बहुत कुछ पता चल जाता है उस समय के बारे में।
कॉइन्स ऑफन बियर द इमेज एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ रूलर्स। अक्सर उन सिक्कों पर राजा की, उस समय के जो रूलर होते थे, रूलर की इमेज, उनकी आकृति, उनकी छवि होती थी, या इंस्क्रिप्शंस, कुछ लिखा होता था उनके बारे में। विच कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट देयर डैश। तो रूलर है, अगर सिक्के पर रूलर की छवि अंकित है या कुछ लिखा हुआ, तो इससे उस समय के उस व्यक्ति के रूल, मतलब शासन काल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एंड वैल्यूज दे हेल्ड, और रोज उस समय की मान्यताएं थी। दे कैन आल्सो, देखो सिक्के कैन आल्सो रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। उस समय व्यापार वाणिज्य क्या था, इस बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। एज वेल एज द मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कॉइन मिंटिंग। कॉइन को बनाने में जो मटेरियल और जो टेक्नोलॉजी लगी है, उससे भी पता चल जाता है उस समय के बारे में। द क्राफ्ट्समैनशिप एंड अटेंशन, जो उसकी कलाकारी है और जो अटेंशन टू डिटेल इन दीज कॉइन्स आर अ डैश टू द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ एंशिएंट आर्टिस्ट। ये जो प्राचीन काल के आर्टिस्ट थे, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी स्किल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे लिखा, वाइल मेनी एंशिएंट कॉइन्स आर नाउ रेयर। इस समय एंशिएंट कॉइन्स जो है वो तो रेयर है ना, हर जगह मिलते थोड़े नहीं, ये सब रेयर, लेकिन रेयर एंड वैल्यूएबल कलेक्टर्स आइटम्स। ये जो कलेक्ट किया हुआ है व्यक्ति, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल आइटम होगा। आगे लिखा कि दे वर वंस अ कॉमन फॉर्म ऑफ करेंसी, लेकिन ये कभी बहुत कॉमन करेंसी, जैसे आज मान लो आपके पास 100 रुपए की नोट हो, तो क्या उसको कलेक्ट करके रखना चाहोगे? नहीं। लेकिन हो सकता है आज के 100 साल बाद लोग कहें, अरे यार ये मतलब 2023 का पैसा है, तो हो सकता है। ठीक है, यूज्ड इन एवरीडे करंट। आगे लिखा कि दे आर यूबिक्विटी मतलब सर्वव्यापकता, and durability have allowed them to survive for centuries, providing a window into the past for future generations to explore and dash। तो ये एंड के बाद क्या करो, एंड के पहले एक्सप्लोर है, तो एंड के बाद एक्सप्लोर से ही मिलता जुलता कुछ होना चाहिए। तो पहले हम लोग 2 के ऑप्शन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या हो सकता है ना। चलिए पहले में देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है इंटरफियरेंस और हिंट। ठीक है, इंटरफियरेंस मतलब किसी में दखल अंदाजी, एक होता है हिंट, एक होता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सड़क है, एक सड़क आगे चल के एक इधर चला गया रास्ता और एक इधर चला गया रास्ता, तो ये डाइवर्ज हो जाता है, उसी को कहते हैं। तो ये डाइवर्जेंस का कोई मतलब नहीं है, और इंटरफियरेंस भी नहीं होगा। हिंट हो सकता है और ग्लिम्स हो सकते हैं ना, 2 चीज़ें हो सकती हैं। जो सिक्के हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास की हिंट हैं, या ग्लिम्स हैं, उस समय की एक झलक दिखाते हैं। तो हिंट और ग्लिम्स में है, एक बार फिर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, या आपको दिखा ही लेते हैं, क्या करना है, बस एक इतनी देर में तो आ जाएगा सामने ना। देखो, एंशिएंट कॉइन्स आर अ फैसिनेटिंग डैश इनटू द पास्ट। अच्छा, इनटू लगा है तो हिंट इनटू द पास्ट नहीं होगा, हिंट ऑफ द पास्ट होगा। और झलक के लिए क्या लगाओगे, पास्ट में एक झलक, तो क्या होगा, ग्लिम्स इनटू द पास्ट। तो जो ये वर्ड लगेगा इसमें, हिंट के बाद इनटू नहीं लग पाएगा, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, ग्लिम्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, तो ये आपको ग्लिम्स लगाना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या होगा, जो डिजाइन्स हैं उन पे, सिक्कों पे जो डिजाइन्स बनी हैं उनके बारे में कहा गया है। तो चलो एक बार देख लेते हैं डिजाइन्स की, पहले क्या सेंटेंस लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सिक्के हैं इन पर क्या है, मेनी सिविलाइजेशंस मिंटेड देयर ओन कॉइन। आगे लिखा है विद डैश डिजाइन्स एंड सिंबल्स। तो जो सिक्कों पर सिंबल और डिजाइन बनी है वो कैसी होगी, विद डैश। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड। कैजुअल डिजाइन नहीं, प्राचीन सिक्कों पे कैजुअल डिजाइन तो नहीं है। और टैंगल्ड का मतलब उलझी हुई, उलझा हुआ नहीं होता है ना, जिससे धागा उलझता है, वो नहीं है ये। एलिमेंट्री ये भी नहीं होगा, कैजुअल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एकदम इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनी हुई है। ठीक,